राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल दहिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी इन दिनों अपने नामांकन भरने में व्यस्त हैं। उम्मीदवार पूरे गाजे बाजे के साथ पर्चा दाखिल कर रहे हैं, यानी प्रत्याशी नामांकन के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नामांकन के 5वें दिन यानी आज बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और जेजेपी के प्रत्याशियों ने अपना नॉमिनेशन किया है। बीजेपी से मोहनलाल बड़ौली ने सोनीपत सीट से अपना नामांकन किया है। गुरुग्राम से राज बब्बर, भिवानी महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, कुरुक्षेत्र से जेजेपी के पालाराम सैनी ने नॉमिनेशन किया है। मोहनलाल बड़ौली के नॉमिनेशन में पूर्व सीएम मनोहर लाल, सांसद कार्तिकेय शर्मा समेत तमाम नेता मौजूद रहे, तो गुरुग्राम से राज बब्बर ने अपना नामांकन दाखिल किया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत पार्टी के कई नेता वहां पर शामिल हुए। वहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा रावदान सिंह के नामांकन में भी शामिल हुए, लेकिन फरीदाबाद में पार्टी प्रत्याशी महेंद्र प्रताप के नामांकन में हुड्डा नहीं पहुंचे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नामांकन के जरिए प्रदर्शन करने वाली पार्टी चुनाव के लिए कितनी मजबूत है। तो जैसे जैसे नॉमिनेशन का ये दौर सामने आ रहा है, तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे एक पिक्चर भी क्लियर हो रही है कि कौन किसके साथ है। हालांकि तमाम पार्टी ये दावा करती हैं कि हम पब्लिक डोमेन में एक साथ खड़े हैं, मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आती हैं उन तस्वीरों में कुछ और ही नजर आता है। सोनीपत से आप देख रहे हैं तस्वीरें, मोहनलाल बड़ौली ने अपना पर्चा दाखिल किया है और गुरुग्राम सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर ने अपना पर्चा दाखिल किया, और वहीं जेजेपी के प्रत्याशी कुरुक्षेत्र से उन्होंने भी अपना नॉमिनेशन आज दाखिल किया है। और भिवानी महेंद्रगढ़ से अगर हम बात करें तो रावदान सिंह ने अपना पर्चा दाखिल किया है। तो ये कांग्रेस के प्रत्याशियों की, बीजेपी के प्रत्याशियों की, जजपा के प्रत्याशियों की एक अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख रहे हैं, क्योंकि नॉमिनेशन का दौर चल रहा है। तमाम पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, अलग अलग जगहों से नेता उनके साथ पहुंच रहे हैं और साथ खड़े होकर एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी हो रही है कि एक बड़ा एक स्ट्रक्चर नजर आए, लगे कि हाँ हम सब एक साथ हैं। और किस पार्टी के नेता, पार्टी में किस नेता को कितनी तरजीह दी गई है, वो चीजें भी इससे साफ होती हैं। जितने भी हमारे नामांकन हो रहे हैं, चाहे सोनीपत का है चाहे इससे पहले हुए हैं, इसी प्रकार बहुत लंबे लंबे जुलूस, जनता का अपार समर्थन, ये सब मिल रहा है। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ, मैं सभी 10 लोकसभा क्षेत्र में होकर आया हूँ, जनता का अपार समूह, अपार प्यार ये जो मिल रहा है, इससे 10 की 10 सीटें जीतेंगे। सोनीपत भी हम निश्चित रूप से बड़े मार्जिन से जीतेंगे, रोहतक भी जीतेंगे। रोहतक, सोनीपत ऐसी सीटें हैं जहाँ बापू बेटा को जो हुआ गम आज तक नहीं भुलाया जा रहा, वो गम इस बार फिर उनको खाना पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। जिस तरह से लोगों का रुझान है, जो जन समर्थन मिल रहा है, उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ भारी बहुमत से इनकी जीत है। और पूरे हरियाणा में ही लोग मन बना चुके हैं कांग्रेस के तरफ। 10 सीटों पे कितने था? 10 के हरियाणा के 10 कांग्रेस का स्वीप होगा। पालाराम सैनी जी और डॉक्टर किरण पुनिया कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा दोनों लोकसभा के नामांकन है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो सम्मान डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने बैकवर्ड समाज को दिया है, खास तौर पर सैनी समाज को, जिनका रिश्ता चौधरी देवीलाल जी से लेकर अब तक कुरुक्षेत्र की धरा पर रहा है, कुरुक्षेत्र एक नया इतिहास रचेगा। ये तीनों भारी उम्मीदवारों को बाहर भेजकर अपने खुद के सुख दुख के साथी पालाराम सैनी को भारी बहुमत से जिताएगा। माहौल बहुत अच्छा है, लोगों में अच्छा रिस्पांस है। बाकी तो प्रजातंत्र में जनता फैसला करती है। अब देश की स्थिति का आंकलन करने का पैमाना मेरे पास तो नहीं है, क्योंकि मैं तो हरियाणा प्रदेश में सक्रिय हूँ। पर यहाँ का कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो सौपन देख रही है, वो उनके साकार नहीं होंगे। तो ये तस्वीरें सामने आ रही हैं अलग अलग पार्टीज के प्रत्याशियों की, जो अपना नामांकन करने पहुंच रहे हैं, अपना पर्चा दाखिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। नामांकन में भारी भीड़, चुनावों की तैयारियां साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। प्रत्याशी अपनी अपनी तरफ से जोर आजमाइश की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम पार्टीज के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता पंकज बेनीवाल हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेश रोड हमारे साथ हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय चौधरी इनेलो से हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और रजवंत दहीनवाल हमारे साथ, इनेलो के प्रवक्ता रजवंत दहीनवाल हमारे साथ हैं, और जेजेपी से हमारे साथ अजय चौधरी जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं रुख कर लेती हूँ
सुरेश रोड जी का। सुरेश रोड जी, जैसे जैसे तस्वीरें सामने आ रही हैं नामांकन की, उस नामांकन के जरिए एक शक्ति प्रदर्शन की कोशिश भी हो रही है तमाम पार्टी की तरफ से कि कौन नेता किसके साथ खड़ा है, और जब कोई नेता नहीं पहुंचता है वहां पर तो सवाल अंदर खाने गुटबाजी के भी गहरा जाते हैं। जी सोनल जी, देखिए हमारे नेता विधायक दल और प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान जी कोशिश कर रहे हैं कि हर लोकसभा प्रत्याशी के नामांकन कार्यक्रम में वो पहुंचे, लेकिन दूरी इसमें एक मायने रखती है, क्योंकि अगर भिवानी महेंद्रगढ़ इतनी दूर पड़ता है दिल्ली से, और गुड़गांव भी दूसरा एक वहां भी टाइम लगा, तो फरीदाबाद में जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप मेरे से ये पूछना चाह रहे हैं कि महेंद्र प्रताप जी के नामांकन कार्यक्रम में हमारे बड़े दोनों वरिष्ठ नेता क्यों नहीं पहुंचे। तो इसमें समय का अभाव भी हो सकता है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से सोनल जी प्रदेशवासियों को ये बात बताना चाहता हूँ कि चुनाव प्रत्याशी का नामांकन भरा गया है। अभी तक के बात होती थी बीजेपी की तरफ से कि कांग्रेस ने सूची जारी नहीं की, सूची जारी हुई, नामांकन भी हो गया, चुनाव प्रचार अभी शुरू होगा। और आप देखेंगे कि फरीदाबाद में चौधरी महेंद्र प्रताप जी के लिए, जो हमारे वहाँ लोकसभा के प्रत्याशी हैं, तो हमारे विधायक दल नेता, प्रदेशाध्यक्ष और तमाम बड़े नेता चुनाव प्रचार करने के लिए जाएंगे, अपील जनता से करने के लिए जाए। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मेरे से क्या जानना चाहते हैं, तो मैं एक बात आपको और बताना चाहता था कि जो बीजेपी का प्रचार था कि सूची नहीं आई, सूची नहीं आई, और सूची आई तो अब कोई बीजेपी का उम्मीदवार कहीं भी, लेकिन सवाल ये भी है कि सूची आने के बाद सब कुछ ठीक है क्या? हाँ, सुरेश जी ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। पंकज बेनीवाल हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। पंकज बेनीवाल जी, जब सवाल उठाते हैं आप किसी अदर पार्टी पे गुटबाजी का कि कौन कहां नहीं पहुंचता है, किस नेता की कहां चलती है, तो क्या अंदर खाने आपकी पार्टी पर आजकल सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं कि आपके नेता किसके साथ हैं, और अगर हैं तो फिर वो कितने साथ हैं? नमस्कार सोनल जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे देश के अंदर एकजुटता के साथ काम कर रही है। सारे नेता, सारे के सारे हमारे कार्यकर्ता और भारत देश की जनता, ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन मिल करके आज देश में चुनाव लड़ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी कोई फूट नहीं है। हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे के सारे नेता एक दूसरे के साथ सामंजस्य बिठाकर जनता के साथ संवाद कर रहे हैं। 55 से ज्यादा विजय संकल्प रैलियां हमने अलग अलग विधानसभाओं में कर ली हैं। 12 मई से पहले हम जो रिमेनिंग जो हमारी 35 विजय संकल्प रैलियां और विधानसभाओं में उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और 12 तारीख के बाद जो हमारे सेंटर के आला नेता है, शीर्ष नेतृत्व है हमारा, वो सारा हरियाणा के अंदर अलग अलग जनसभाओं के माध्यम से, अलग अलग रैलियों के माध्यम से, अलग अलग जनसंवाद प्रोग्राम्स के माध्यम से हरियाणा की जनता से वोट की अपील करेगा। और 10 की 10 लोकसभा सीटें, जैसे पिछली बार हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताई थी आम जनता ने, उसी तरीके से अब की बार फिर से आम जनता हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की झोली में 10 की 10 सीटों को डालने का काम करेगी। अब बात करते हैं कांग्रेस की। आपको अभी भी उतनी आसान लगती है? समीकरण हालांकि बहुत बदल गए हैं, लेकिन आपको लगता है कि आप पिछला रिकॉर्ड दोहराएंगे? ठीक है, बिल्कुल रिकॉर्ड भी दोहराएंगे और रिकॉर्ड मतों के साथ दोहराएंगे। ठीक है। अजय चौधरी जी हमारे साथ जेजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। अजय जी, आप भी बड़ा दावा कर रहे हैं कि पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है और हम संगठन की मजबूती का काम कर रहे हैं, लेकिन आप ही के नेता किसी और के लिए वोट की अपील करते हुए दिखाई देते हैं। आपको लगता नहीं कि ये थोड़ा गड़बड़ झाला तो चल रहा है? अनम्यूट कीजिए प्लीज अजय जी। जी यस मैडम, सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहे हैं, प्लीज बोलिए आप। आप जो आज हमारे एक विधायक ने बयान दिया, उसके बारे में माननीय दुष्यंत चौटाला ने थोड़ी देर पहले मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा है कि पार्टी के सिंबल पर जीत करके आया कोई विधायक अगर इस तरह का बयान देता है और दूसरी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करता है और दूसरी पार्टी के लिए वोट मांगता है, तो निश्चित रूप से ऐसे विधायक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रहा दूसरी बात, आपने कहा लगातार संगठन को मजबूत करने के लिए हम काम कर रहे हैं। कुछ साथी जो छोड़ करके गए हैं, वो ऐसा नहीं है कि जननायक जनता पार्टी में ही है, दूसरी पार्टियों से भी चुनाव के समय में लोग, नेता, कार्यकर्ता दल बदलते रहते हैं। हमारी जड़ें मजबूत हैं, टहनियां मजबूत हैं, और पतझड़ के समय में कुछ पत्ते टूट भी जाते हैं तो नए आ जाते हैं, कोई ऐसी नई बात नहीं।
जी चलिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि ये एक ऑप्टिमिज्म जो है, एक आशावाद जो है वो बना रहना चाहिए, क्योंकि तभी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल विचारधारा की जो बात होती है वो ग्रो करती है। रजवंत अहिनवाल जी, क्योंकि सारी पार्टीज का हम देख रहे हैं कि बदला बदला सा सीन जरूर नजर आ रहा है, कहीं पर प्रत्याशियों के नामांकन में कोई नेता नहीं पहुंचता तो सवाल उठाना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में लोग कम झांकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, ये चीज तो बनती है कि अपना भी देखना चाहिए, दूसरों के साथ साथ अपना नहीं देखेंगे तो फिर दूसरों का ही देखता रह जाएंगे। आपने देखा होगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, इंडियन नेशनल दल के जो नॉमिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, जो कार्यक्रम हो रहे हैं, उसमें किस प्रकार से जनता भी जुड़ रही है और सारे नेता जो भी है, पार्टी के कार्यकर्ता है, सारे एकजुटता से नजर, उनकी एकजुटता तो नजर सबको आ रही है। आज भगदड़ कहाँ मची हुई है? कांग्रेस के नेताओं में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। वो क्यों? कारण ये है कि वो अब से पहले जो बार बार ये कह रहे थे कि इंडियन नेशनल दल पार्टी कहीं फाइट में नहीं है, अब उनको नजर आने लग गया कि असल में गोलमाल ही कहीं और चल रहा है। जो कांग्रेस अपना दावा कर रही थी 10 के 10 का, जो भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी अच्छा रजवंत जी, 400 आपकी तैयारी के हिसाब से कितनी सीटें आएंगी आपकी? जी, आपके ये सुनना चाह रहे हैं कि मैं भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरह 10 की 10 बता दूं, तो वो हम आदमी नहीं है। हम नहीं, अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो फिर बताइए ना रजवंत जी, बताइए ना, समीकरण के हिसाब से क्या लगता है? ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या आपको हकीकत में अगर पंकज बेनीवाल भाई बैठे हैं, अगर मैं इनसे बाद में अगर बात करूं तो ये भी खुद मान लेंगे कि यार 400 पार वाला तो गलत कह दिया, 400 पार तो नहीं आ रही, तो वो बातें कहना ठीक नहीं है। असल में क्या है कि जनता को वोट देना है और जनता के मूड को भापना बहुत अलग चीज है। आज निश्चित तौर पर ये चीज सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग वोट कर रहे हैं। एक वो खिलाफ वोट करना क्यों आ रहा है? वो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के 10 साल के शासन में जनता को जो चीजें की जो उम्मीद थी या उनके जो एक उम्मीद जगाई गई थी, वो उन पर खड़े नहीं कर पाए और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। अब दूसरी बात, जनता के पास एक विकल्प आता है कि चुने किसे, वो चुने उनको जो जनता के बीच में रहा हो। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटों का फायदा इन लोगों को मिलेगा, ये कह रहे हैं रजवंत? निश्चित तौर पर आपको मिलेगा, आपकी चीज का फायदा मिलेगा। मैं आपको चीज बताना चाहूंगा सोनल जी, 2014 में आपने देखा होगा, जो अपने आप में राष्ट्रीय दल का दावा करती है कांग्रेस, आपने कांग्रेस का हासिल क्या रहा 2014 में? वहां पर केवल एक सीट पर सिमट गई थी। और जो क्षेत्रीय दल की बात करते हैं, वहां पर 2 सीटें इंडियन नेशनल दल की आई थी। वो सिर्फ इसी वजह से आई थी कि जनता को यह विश्वास था कि हमारे हक अधिकार की आवाज को कोई ना कोई उठाएगा, और अगर वो है तो वो चौधरी अभय सिंह चौटाला इंडियन नेशनल दल है। लेकिन रजवंत जी, फिर सीटें क्यों नहीं बढ़ पा रही? ये भी तो एक सवाल है ना, फिर क्यों नहीं बढ़ पा रहा? संगठन क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा है? अजय जी कुछ कह रहे हैं? राजनीति, मैं एक चीज में कह रहा हूँ, संगठन निश्चित तौर पर हमारा मजबूत है। और आप एक चीज देखिए, आपने देखा होगा कि चौधरी अभय सिंह चौटाला इकलौते विधायक थे और एक विधायक होने के बाद भी उन्होंने अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया। किसके लिए? किसानों के लिए। जबकि पूर्ण बहुमत की सरकार बैठी भारतीय जनता पार्टी की, उनके सहयोगी बैठे जननायक जनता पार्टी, कांग्रेस वाले ये कहते थे का मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन वो उन किसानों के काम कहाँ पर आए? आज किसान का मेरा वर्ग यही तो चाहता है कि हम ऐसे व्यक्ति तो चुने जो हमारे हक अधिकारों की लड़ाई लड़े। ऐसे तो ठीक है, सारी पार्टी हक अधिकार की बात करती है, जनता के हक हुकूक की बात करती है, लेकिन अब तो वो जनता जाने कि वो किसको वोट देकर सफल बनाती है, किस पर वो विश्वास जताती है। अजय जी कुछ कह रहे थे? अजय जी। सोनल जी, मैं एक बात कहूंगा, अहिनवाल साहब ने जो कहा, मैं उनकी एक बात से इत्तेफाक रखता हूँ। इमरजेंसी के बाद का ये हिंदुस्तान के इतिहास का दूसरा ऐसा चुनाव है जो सीधे सीधे किसी राजनीतिक दल और जनता के बीच में लड़ा जाना तय हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच का ये चुनाव हो गया है और ये देखना है मतदाता को कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को कौन सा कैंडिडेट हरा है, उसकी तरफ ध्रुवीकरण होना निश्चित है। तो इसमें कुछ कैंडिडेटों को नुकसान भी होगा, कहीं कांग्रेस को नुकसान होगा, कहीं दूसरे साथियों को भी नुकसान होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को धराशायी करने के लिए जनता बिल्कुल इकट्ठा हो चुकी है। सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी है, ये तो आप सभी मानते हैं। निश्चित रूप से सत्ता में रहते हुए अब भ्रष्टाचारियों के सारे, ईडी के सारे, सीबीआई के सारे चुनौती तो है ही। भारतीय जनता पार्टी के मोर्चाबंदी जो है वो आप ही के खिलाफ है। बस सारी पार्टीज को लगता है कि एक भय का, डर का माहौल बस यहीं से है। मैं उदाहरण दे रहा हूँ सोनल जी, प्रधानमंत्री जी कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के कोयला चोर कह करके गए थे, आज वो इनके प्रत्याशी इनके मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं। अब ये थोड़ी देर पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोदी कह रहे थे कि हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता आएंगे, तो मैं तो पूछता हूँ कि मोदी जी किस मुंह से अब उनको ईमानदार कहेंगे? ठीक है, पंकज जी जवाब देंगे। पंकज जी।
देखिए, सभी पार्टियों ने माना कि भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच का चुनाव है। मैं भी यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता के बीच का चुनाव है। जनता ने जिसे जैसे 2014 में मोदी जी को चुना, भारतीय जनता पार्टी को चुना, वैसे ही जनता ने 2019 में चुना और 2024 में भी चुनेगी। ना तो ये लोग अपने आप को मैदान में मानते हैं, ये तो कह ही नहीं रहे कि हमारा चुनाव है, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़े। ये तो कह रहे जनता का और भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने मान लिया है सारे विपक्षी दलों ने कि सिर्फ एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ रही है। हम तो सिर्फ जनता की खाना पूर्ति ताकत को करने, भारतीय जनता पार्टी से कम आंकते हैं क्या पंकज जी? सब सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए ये लोग मैदान में है। पंकज इन जी, सब अगर में ये बात होड़- कहीं भी जा जी। रही है तो लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर किसी ने बनाया तो वो भी तो जनता ही है। सोनल जी, जितने भी आप देखेंगे जहां पर भी विरोध अगर आप बात कर रहे हैं तो 5 से 10 लोग, 20 लोग, अगर एक गांव में अगर 5 से 10 लोग कर रहे हैं तो उस गांव की जनसंख्या 2000 लोगों की रही होगी। 1990 लोग कहां जाएंगे? 1990 लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जितने भी लोग इनके साथ हैं वो आज उपद्रवी का काम कर रहे हैं, देश का माहौल बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। आज देश को विकासशील से विकसित की राह पर कौन लेके गया है? आज पूरे भारत देश के अंदर संविधान किस पार्टी ने लगाया है? J&K में 370 धारा को ठीक है, बाकी सारी पार्टी ने माहौल बिगाड़ा है, आप ही की पार्टी गया। की तरफ से जो है देश को सुधारने की कोशिश हो रही है। ठीक है सुरेश रोड जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने सोनल जी खुद माना है, मनोहर लाल खट्टर जी को बेआबरू करके चलता करके 9.5 साल के बाद कि जनता भारतीय जनता पार्टी उनको रोड साहब एमपी की टिकट दी है, आपकी तरह टिकट नहीं काटी लोगों की। हमारे यहाँ तो पदोन्नति होती है। अच्छा पंकज जी, आपने टिकट नहीं काटी क्या? आपने टिकट नहीं काटी? आप आपके नेताओं की फेरिस्त गिनवाने लग जाऊं मैं? ये तो सारी पार्टीज का हाल है। इन्होंने पर्सनली पूर्व मुख्यमंत्री का नाम लिया, मनोहर लाल खट्टर साहब का। हमने इनको बताया है कि हमने उनकी पदोन्नति की है। वो हरियाणा की आवाज को संसद के अंदर बुलंद करेंगे। ठीक है जी, वो हरियाणा की आवाज को संसद में बुलंद करेंगे अब। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ ओके कि संसद में कोई नहीं रोकता। आप आवाज चाहे संसद में राज्यसभा में बुलंद कराएं या लोकसभा में कराएं, ये मोदी जी का विशेषाधिकार है। लेकिन संसद में आवाज तभी गूंजेगी जब वो जीत कर जाएंगे। पहली बात, राज्यसभा में ले जा सकते हैं, लेकिन राज्यसभा में ले जाने के लिए मोदी के जो मैंने पूछा कितनी सीटें नहीं होगी, क्योंकि इंडिया हरियाणा में मोदी कितनी सीटें? चलिए ठीक है, बताइए कितनी सीटें आ जाएंगी कांग्रेस? एक इंग्लिश में कहावत है कि वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। Okay, well begin is half done. Okay, I agree with you. ठीक है, मेरी टिकट दिया गया, कोटा पर्सन नहीं चली जो बीजेपी में चलती। ठीक है सुरेश जी, कितनी सीटें? कुछ आंकड़ा है क्या? कुछ अनुमान है क्या? देखिए, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। कितनी सीटें बताइए जरा, क्या लगता है, कितना अनुमान? नहीं सोनल जी, हमारी 10 की 10 सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। खुद सीआईडी की रिपोर्ट है, 8 सीट की सीआईडी की रिपोर्ट है। 2 सीटों पे अभी विचार जो है वो सीआईडी का कह चल रहा है। ये एक आप हरियाणा में जानते हैं, चौपालों में भी चर्चा होती है, जिसको पता नहीं वो क्या बाजार, सत्ता बाजार क्या बोलते हैं। 8 सीट दिखाई जा रही है। हमारा प्रत्याशी गुड़गांव में थोड़े से लेट आए और करनाल की सीट का जो हमारा जैसे दिखाई जा रही है आपकी पार्टी की, जो कोर्ट से आज हमारे प्रत्याशी को जमानत मिल गई है, तो इन दोनों सीटों पर भी 2 दिन में हम मोहर बना देंगे। जैसे चुनाव जीत चुकी है कांग्रेस 10 की 10 सीटों पे, इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी कुरुक्षेत्र से, और 9 सीटों में कांग्रेस जीतकर हरियाणा में इतिहास रचने जा रही है। और हरियाणा की जनता ये चाह रही है, जनता साफ है। एक भी व्यक्ति ये नहीं कहने को मिलता पूरे बाजार में, सोना जी अगर आप अपने कैमरामैन को उनको भेजोगे वहां पर बाइट के लिए कि मैं नवीन जिंदल को वोट दूंगा, कुरुक्षेत्र लोकसभा करनाल में ये हालात बनी हुई है। और ये क्यों बनी? क्योंकि इन्होंने बिल्कुल कैमरा लेकर के चलेंगे, मैं भी साथ चलूंगा। मैं कुरुक्षेत्र लोकसभा में होके आया हूँ रोड साहब। दुनिया कह रही है कि नवीन जिंदल को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इन्होंने महिला पहलवानों को कैसे सवाल ये भी है ना कि आप जाते हैं तो आपके साथ अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, तो वो तो उन्हीं को जिताएंगे। बात तो जनता की नब्ज की है, वो किसको चाहती है और वो किसको जितवाएगी। ये तो हर पार्टी को अपने अपने नेता की जीत तो नजर आती है ना, ये चश्मा तो हर पार्टी के नेता पर लगा होता है। अजय जी, आपकी पार्टी का जो संगठन है इस वक्त, जो स्थिति बनी हुई है, जो मजबूती की बात आप निश्चित तौर पर कह रहे हैं और ये एक अच्छा है, मैं फिर कहूंगी कि ऑप्टिमिज्म होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ एक मुश्किल दौर में पार्टी तो है। ऐसे में आप कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कितना क्या कॉन्फिडेंस आपका क्या कहता है हरियाणा में? सोनल जी, ईमानदारी से मैं बात करूं, सच्चाई से बात करूं, तो आज की
दिन हरियाणा प्रदेश में किसी भी, क्योंकि अभी फार्म भरे जा रहे हैं, फार्म विड्रॉल होंगे, उसके बाद में चुनाव। आपने विधानसभा का 2019 का चुनाव देखा होगा, आखिरी के 5 दिन में जिस तरह के समीकरण बने थे और जननायक जनता पार्टी लोग ये कह रहे थे कि 2 भी सीट नहीं जीत पाएगी, 10 सीटें हमने जीती थी। और अब भी फॉर्म विड्रॉ होने के बाद में फिर माहौल बढ़ना शुरू होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह ये नहीं कहूंगा कि 400 पार हमारी 10 आ रही है, लेकिन हरियाणा प्रदेश के जो नतीजे होंगे वो बिल्कुल चौंकाने वाले उसके लिए कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, उसके लिए आत्मविश्वास जरूरी है, जनता का प्यार जरूरी है। टीवी पर बैठ करके कहेंगे कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी ने एक बार फिर से कमाल कर दिया। ठीक है, ठीक। रजवंत रहीनवाल जी, आपकी पार्टी की तरफ से भी प्रचार प्रसार का दौर चल रहा है, लगातार आपके प्रत्याशी को जितवाने की अपील करी जा रही है, लेकिन ऐसे में आप चुनाव के लिहाज से क्या एक्सपेक्ट करें? क्योंकि सारी पार्टीज ये कह रही हैं कि हमारे नेता सबसे आगे हैं और हमारे प्रत्याशी सबसे आगे हैं, आंकड़ा एक से बढ़ के एक बताया जा रहा है। ऐसे में इनेलो पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आंकड़ा आप और हम कुछ भी लगा दे वो नहीं है। आंकड़ा रिजल्ट हमारा काम है क्वेश्चन कर देने का, उसका सवाल जनता देगी। अब जनता का काम है रिपोर्ट कार्ड अपना पेश किया है, जनता देगी कि कितने अंक देंगे। अब मैं यहाँ पे बैठ के कुछ भी कहूँ तो उससे कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको एक, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए तैयार बैठी है। दूसरी बात, जिस इलाके में, जिस स्टेट में क्षेत्रीय दल नहीं है, वहां पर निश्चित तौर पर वो किसी को भी वोट करे, लेकिन जहां पर क्षेत्रीय दल है वहां पर वो जनता कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दलों के साथ में जुट रही है। वो इसी वजह से जुट रही है क्योंकि उनको एक ऑप्शन मिल रहा है, और अगर ऑप्शन नहीं है तो निश्चित तौर पर वो कहीं पर भी जाए। अच्छा, ऐसे में रजवंत जी आप या अदर जो छत्रप पार्टीज हैं उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने की कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है, और उनके साथ चले बिना अब सत्ता भी संभव नहीं है, उनका साथ भी चाहिए। मैं यही तो चीज कह रहा हूँ कि क्षेत्रीय दलों के बारे में जनता का क्या विश्वास था। वो विश्वास यही था कि क्षेत्रीय दल हमेशा जनता के हक अधिकारों की बात करते हैं, और जो राष्ट्रीय दल है वो कभी भी जनता के बीच में रहे नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है या पदाधिकारी है उनका विरोध क्यों हो रहा है? वो इनसे यही तो पूछ रहे कि 5 साल आपने किया क्या? आप अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें, उसके बाद हम अपना मत देंगे आपको। लेकिन वो बात यही तो कह रहे, बार बार 400 पार का नारा दे रहे हैं। इनके पास केवल और केवल नारा बचा है, वो नारे के अलावा इनके पास नहीं। अब जनता इनसे जब काम की देश की बात करते हैं, विकासशील को विकसित बना देंगे। अब एक चीज मान के चलिए, अभी कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम 5 किलो राशन दे रहे थे। अभी मैं इनका एक मुख्यमंत्री है मोहन यादव जी, मैं उनके बयान को सुन रहा था। वो कह रहे थे वो 5 किलो जो अनाज मिलता है वो फोकट वाला अनाज मिलता है। ये जनता को तो फोकट की सोचते हैं कि 5 किलो हम फोकट में दे रहे हैं। इनकी क्या हैसियत है ये देने का काम? जनता के टैक्स की कमाई का अगर जनता को हित में अगर लगता है तो उसको ये फोकट की बोलते हैं। इन्हीं के मुख्यमंत्री, इनकी सोच देखिए किस प्रकार जनता को ये अपमानित करने का काम कर रहे हैं। ये सोनल जी, भारत देश के 80 करोड़ लोग गरीब जो हैं उनका मजाक उड़ाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता आज कर रहे हैं। अगर 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है तो आपको क्या परेशानी है? लेकिन अब आप मोदी जी कहते हैं कि उस अनाज को फोकट का अनाज बताकर लोगों को छोटा महसूस नहीं करवाते हैं क्या पंकज जी? आपको लगता है? अगर सोनल जी, अगर मोदी जी कहते हैं कि एक भी आदमी को भूखा नहीं सोने दूंगा तो इनको क्या परेशानी है? इसी को देश को विकसित कहते हैं कि जब भूखा ना सोए, जब किसी के घर पे सर पे घर हो, इसी को विकसित कहते हैं कि कोई भी आदमी आज नंगा ना सोए, भूखा ना सोए, किसी के सिर पे घर ना हो। इसी को विकसित कहते हैं रहीनवाल साहब, कि आपको रोटियां मिल जाएं, आपको रहने के लिए घर मिल जाए, छत मिल जाए, ये सारी चीजें विकसित कर। अरे पहले भूखे सोते थे, जब आप कांग्रेस का राज देखेंगे तो जनता भूखी सोती थी। आज अकाउंटेंसी है इस चीज की कि हम बता पा रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को आज बता पा रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को नहीं, मोदी जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज मिलेगा और वो अगले 5 साल तक मिलता रहेगा, यानी कि एक भी आदमी भूखा नहीं सोएगा। देश को विकसित बनाने के लिए कनेक्टिविटी जरूरी होती है, पूरे देश के अंदर चले जाओ आप, कनेक्टिविटी कितनी अच्छी बनी है, भुखमरी खत्म हो गई है, गरीबी खत्म हो गई है, सारी पार्टी ये कहते कहते नहीं थकती है, लेकिन जब हम पॉवर्टी वाला इंडेक्स देखते हैं, हंगर इंडेक्स देखते हैं तो हमें हकीकत समझ में आती है। जी, ये नहीं कांग्रेस पार्टी की है। थोड़ा रिपीट करके, बीच में आवाज आ रही थी। क्या पूछा आपने मेरे से? सुरेश रोड जी, सारी पार्टी ये कहते हुए नहीं थकती हैं कि वो गरीबी दूर कर रही हैं, भुखमरी दूर कर रही हैं, लेकिन जब आप इंडेक्स पर नजर डालते हैं तो देश की हकीकत भी मालूम होती है कि हम कितने अमीर हैं, हम कितने संपन्न हैं।
सोनल जी देखिए, हर जगह यह फार्मूला लागू भी नहीं होता। कांग्रेस पार्टी ने 2014 में, चाहे वो हमारी जीडीपी हो, जीडीपी की ग्रोथ हो, या हमारा आप ये देख सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय हो, तो ये सारी चीजें विकास से जुड़ी हुई चीजें हैं, वो नंबर 1 पे थी। आज बीजेपी ने 14 के बाद अगर ये हालात पैदा कर दी कि आज बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे हमारी जो एक टेबल है वो हरियाणा, हिंदुस्तान का नाम आने लग गया उसमें, तो इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ है, उनके मित्र मंडली का, क्योंकि देखिए संसाधन तो वही होते हैं सोनल जी, पैसा तो हिंदुस्तान के पास वही है, आसमान से बारिश तो ठीक है सुरेश जी। अजय जी बहुत छोटा सा कमेंट, वक्त नहीं है मेरे पास, मैं आउट ऑफ टाइम जा रही हूँ। सोनल जी मैं सिर्फ आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि बीइंग ए जर्नलिस्ट आपने क्वेश्चन पूछने की हिम्मत की कि देश के हालात भुखमरी पर कैसे हैं, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं। नहीं तो पत्रकार लोग हिम्मत नहीं कर पाते, और आपने पूछा, इसके लिए आपका थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुरेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अजय जी आपका बहुत शुक्रिया, रजवंत दहीनवाल इनेलो के प्रवक्ता हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सारी पार्टीज की तरफ से दावे तमाम हो रहे हैं, प्रत्याशियों को जितवाने की अपील हो रही है, और साथ ही साथ किस तरीके से जनता के मन में जगह बनाई जाए, कोई पार्टी इसको लेकर कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। अब समय बताएगा, नतीजे बताएंगे कि किस पार्टी की तरफ रुझान होगा, क्या रुख रहेगा और किस तरह के समीकरण आगामी चुनाव में बनते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।